हम लोग ढोल नगाड़ों के साथ जाएंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने 24 अप्रैल को पल्ली पंचायत के अंदर। और तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी 40,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं सारे के सारे उस दिन जाएंगे और प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पल्ली गांव में आ रहे हैं और वहां पर जो है पंचायती दिवस मनाया जाएगा। और हम आपको बता दें कि पल्ली गांव की तस्वीर इस समय बदल चुकी है और लोगों ने अब उम्मीद रखी है कि और भी जितनी पंचायतें हैं वहां पर भी इसी तरीके की डेवलपमेंट जो है देखने को मिले। इस समय हमारे साथ जुड़े हैं ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा जी। इनसे हम बात करेंगे। शर्मा साहब, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को और ख़ासकर इस समय जो डेवलपमेंट पल्ली गाँव में देखने को मिली है, क्या आपको लगता है कि वैसा रोड मैप हर गाँव तक पहुँच सकता है? देखिए, जो चीज़ें आगे की हैं उसको तो हम पहले कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सबसे पहले मैं NH1 की तरफ से, आपकी तरफ से, आपके चैनल की तरफ से मैं स्वागत करना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का, कि उन्होंने हमारा नेशनल पंचायती राज डे जो है 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, लेकिन हमेशा लखनपुर के उस पार और दिल्ली के भी उस पार जो है, बाकी जो रियासतें हैं या दिल्ली जो कैपिटल है हमारी इंडिया की, वहाँ पे मनाया जाता था। लेकिन इस बार खुशकिस्मती है जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के अवाम की, और खसूसन तौर पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसके लिए जो है बहुत बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर को उन्होंने सेलेक्ट किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर 24 अप्रैल को पल्ली पंचायत में सांबा डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक बड़ी ब्राह्मणा के अंदर वो आ रहे हैं। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से बहैसियत प्रेसिडेंट होने के नाते मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने मंदिरों की धरती जम्मू के अंदर। आगे सवाल आपका ये था कि क्या पल्ली जैसी पंचायतें जम्मू कश्मीर के अंदर, जो 4892 पंचायतें और हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या वहाँ पे भी ऐसा हो पाएगा, मुमकिन हो पाएगा? तो मुझे लगता है कि वो आने वाला समय हमें बताएगा कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन शुरुआत, बिगनिंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो पल्ली पंचायत से की है। और ये पल्ली पंचायत का मैसेज जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश भर में 5 लाख से ज़्यादा पंचायतें जो हैं उनको देना चाहते हैं, पूरे भारत की पंचायतों को देना चाहते हैं, ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर की 4892 पंचायतों को देना चाहते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा संदेश जो है, इवन के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी जो है, इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रधानमंत्री जी जो है वो ये एक संदेश देना चाहते हैं पूरे विश्व को कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो ग्राम स्वराज जो है, जो भारत के हमारी विरासत है जे, और हमारे बुज़ुर्गों की जो देन है, भारत के जो पुराने हमारे जो राजे महाराजे थे उनके वक्त भी 5 लोगों की पंचायत हुआ करती थी। ये हज़ारों साल पुरानी परंपरा है, जे प्रभु राम के वक्त की जो परंपरा है, और प्रभु राम के वक्त की परंपरा को आदरणीय मोदी जी जो हैं वो उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और पूरे विश्व को दिखाना चाहते हैं कि पंचायत राज जो है, ग्राम स्वराज जो है वो भारत से शुरू हुआ और अब जो पूरे विश्व में जाना चाहिए। अगर विश्व को जो है वो पूरी दुनिया में जो है, अगर ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी अगर मजबूत करना चाहता है पूरा विश्व, तो भारत की तरह जो है वो अपने अपने इलाका जात में भी ये चीज़ कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इससे कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ता है? जो पंचायत में रिप्रेजेंटेटिव है, पंचायत के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है कि अगर एक गांव इस तरीके से डेवलप हो सकता है तो हमारा भी गांव भी हो सकता है। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में रिमोट एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है थोड़ा बल मिलेगा इससे? देखिए, जी तो सच है, जहाँ गांव के अंदर हमारी पंचायत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, PRIs के जो इलेक्टेड मेंबरान हैं, वो चाहे पंच सरपंच साहबान हो, चाहे वो BDC साहबान हो, चाहे वो DDC साहबान हो, इवन के DDC चेयरपर्सन साहबान भी हों जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर किसी JE को, AWE को, एक्सियन को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में किसी को अगर कॉल करते हैं तो शायद वो ज़्यादा तवज्जो ना देते होंगे। ये एक रवायत बन चुकी है पिछले 70 साल में जम्मू कश्मीर के अंदर। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये बड़ा गलत है। लेकिन पिछले 1 महीने से हम लोग देख रहे हैं तमाम जम्मू कश्मीर के चीफ इंजीनियर वहाँ पे मिट्टी डलवा रहे हैं।
अगर उनका बस चले चीफ इंजीनियर साहबान का, तो खुद भी बेलचा लेके लग जाएं प्रधानमंत्री जी की सेवा के लिए। तो वो सब कुछ ये कर रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम जो ऑफिसर अपने दफ्तरों से बाहर नहीं निकलते थे, अरेस्टोक्रेसी में रहते थे, पर्सनैलिटी में रहते थे, और एक एरोगेंस एक टाइप की चीज़ जो है काफ़ी में सारे ऑफिसर तो नहीं एक जैसे होते। मगर इससे एक चीज़ तो साबित हो गई ना कि अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो तो वहाँ पे हो सकती है। अगर इतने 70 साल से डेवलपमेंट नहीं हो पाई, देखिए जनाब, ऐसा है, ये तो हकीकत है कि अगर प्रभु राम जो है समुंदर पार कर सकते हैं और वानर सेना उस पर पुल डाल सकती है, एक माध्यम बन सकती है, तो आप सोचिए समझिए, अगर वहाँ पे पुल बन सकता है और श्रीलंका पे चढ़ाई हो सकती है, वहाँ युद्ध करने के लिए जा सकते हैं, युद्ध जीत के जो है माँ जानकी को अयोध्या ला सकते हैं, तो नामुमकिन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। इम्पॉसिबल लफ्ज़ है ही नहीं, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। दृढ़ निष्ठा जो होनी चाहिए। लेकिन जहां मैंने कहा आपको कि जितने भी ऑफिसर साहबान जम्मू कश्मीर के अंदर है, सबसे पहले मुझे लगता है प्रधानमंत्री साहब को उन्हें कुछ ट्यूशन देनी चाहिए, उन लोगों को ट्यूशन देनी चाहिए कि अगर आप 50,000 से लेके 5 लाख तक सैलरी लेते हो, टीए लेते हो, आप तमाम फैसिलिटी लेते हो, बड़े बड़े अधिकारी हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे अधिकारी भी जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और ख़ुसूसन तौर पे मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जितने भी आईपीएस ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, उनमें से 90% आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो 10% जो लोग हैं ना, जो खराबी करते हैं, वो सारे सिस्टम को जो है वो ख़राब करने की कोशिश है। वो 10% आईएएस आईपीएस वो है जो लीडरों के कहने पे, जो बड़े नेता हैं उनके कहने पे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है, अपने चेयर के हिसाब से जो है वो प्रोटोकॉल देना चाहिए सभी को, और आम व्यक्ति को अकोमोडेट करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर सेक्रेटरीट के अंदर जाता है तो उसको अकोमोडेट करना चाहिए। तो क्या लगता है आपको चुनौतियां कितनी हैं? जिस तरीके से प्रधानमंत्री तो आ रहे हैं, मगर जम्मू कश्मीर में चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। आतंकवादी जो हैं अब तो ओपन लेटर्स निकाल कर धमकी दे रहे हैं कि इस बार यात्रा का भी आपने देखा, अमरनाथ यात्रा के लिए भी उन्होंने थ्रेट्स दिए हैं कि आपने अवधि क्यों उसकी बढ़ाई है। इसके अलावा आपने लगातार 25 सरपंचेस को देखा, ना केवल भारतीय जनता पार्टी के मगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के 25 सरपंचेस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को टारगेट किया गया और उन्हें मारा गया। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे जम्मू कश्मीर के चुने हुए नुमाइंदों की। 2011 में जब हम लोग इलेक्ट होके आए थे पहली मरतबा, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ये थ्रेट देना और टारगेट करना शुरुआत हो गई थी। और ये सारी चीज़ें जो है सरहद के उस पार जो है पाकिस्तान के अंदर बैठकर जो दहशतगर्दों के जो आका हैं वहाँ पे, चाहे वो सैयद सलाउद्दीन हो, चाहे वो अज़हर महमूद हो, चाहे वो दूसरे लोग हों जितने भी हैं, और उसके साथ साथ आईएसआई हो, या पाकिस्तान की सरकार हो, या पाकिस्तान की आर्मी मिलिट्री हो, ये तमाम लोग चाहते हैं कि जहाँ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको सैबोटाइज करना, उनको तबाह करना, ताकि वो पाकिस्तान, झूठा पाकिस्तान, मकार पाकिस्तान यूएनओ के अंदर पूरी विश्व में ये कह सके कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी मजबूत डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर के अंदर है, मुझे नहीं लगता कि इतनी मजबूत डेमोक्रेसी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी होगी। ये तो हमारी ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है। हम लोग बेबाकी से हर चीज़ बात कहते हैं, करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन हो, या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, या और बड़े नेता हों, वो बात सुनते भी हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी 4 दिन पहले आपने देखा कि वहाँ पे क्या हुआ, लोकसभा में, असम्बलियों में क्या हो रहा है वहाँ पे। तो इसलिए पाकिस्तान सिर्फ भारत के लिए प्रोपेगेंडा जो है वो बनाने की कोशिश करता है। असलियत में जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत मजबूत डेमोक्रेसी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। और दूसरा सवाल आपने कहा कि टारगेट किया जा रहा है और टारगेट किलिंग हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, बिल्कुल हो रही है। आज तक हमारे 32 लोग जो हैं वो टारगेट हो चुके हैं, 5 सरपंच साहबान।
और मैं इनको किसी पार्टी पॉलिटिक्स के साथ नहीं जोड़ता। मैंने कभी नहीं आज तक कहा कि कौन सा जो है पंच सरपंच किस पार्टी से है। देखिए, हमारी इलेक्शन जो है वो नॉन पार्टी बेसिस पे हुई थी, किसी सिंबल पे हमारी इलेक्शन नहीं हुई है। हम लोग जो है इस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए आए हुए हैं। हमारा एक ही मकसद है कि जम्मू कश्मीर के अंदर PRIs जो हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग जो हैं जहां जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी डेमोक्रेसी मजबूत करें कि अच्छे लोगों के लिए रास्ते खुल जाएं, और ज़्यादा अच्छे लोगों के लिए रास्ते खोलने की कोशिश हम लोग, मैं खुद, मेरी एक कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक नेपोटिज़म है, भाई भतीजावाद है, परिवारवाद है, ये चीज़ें सारी की सारी ख़त्म होनी चाहिए। नए लोग पॉलिटिक्स के अंदर आए, नए लोगों पे लोग भी एतबार करेंगे। अब जो डेड बुल लोग हैं, जो चले हुए कारतूस हैं, उन लोगों को आप दोबारा वापस जो है चलाने की कोशिश करेंगे तो निशाने पे नहीं लगेंगे। वो कोशिश वो ज़रूर कर रहे हैं कि दोबारा से वो कहीं ना वो भी कोशिश कर रहे हैं, और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी कोशिश कर रही हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के जो आका हैं वो अभी भी उसी चीज़ पे, लाइन पे लगे हुए हैं कि जो चले हुए कारतूस हैं एक बार फिर उनको चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनको डर लगता है कि नए लोग कहीं काम नहीं कर पाएंगे, या कहीं ना कहीं उनको वोट बैंक का खतरा है कि उनके साथ पुराने लोगों के साथ लोग। देखिए, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर पाएंगे, उनको ये डर है नए लोग काम ज़्यादा करेंगे। उनको ये खतरा है कि नए लोग ज़्यादा काम करेंगे, हम लोग जो पुराने हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। लोग पूछेंगे कि भाई साहब, जे आपके वक्त तो 6 साल की असम्बली होती थी, अब तो 5 साल की असम्बली है, जो आपने 50 साल में नहीं किया इन्होंने 5 साल में कर दिया। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है ना, लोग सब कुछ बात कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, हमारी जो आवाम है, जम्मू कश्मीर की आवाम बड़ी समझदार आवाम है, और ख़ास तौर पे जो हमारा कम्बिनेशन है ना कश्मीर और जम्मू का, हिंदू और मुस्लिम का जो भाईचारा है हमारा, बिल्कुल पक्का है जी। आप समझ लीजिए, बहुत पक्का भाईचारा है, बड़े अच्छे लोग हैं हमारे, और लोगों के मन में किसी एक दूसरे के प्रति कोई गलत फहमियाँ नहीं है। गलत फहमियाँ नेता डालते हैं उनके दिमाग में, और नेताओं की ये कोशिश रहती है कि लोग बंट जाएं, लोग बिखर जाएं, लोग जो हैं वो लोगों को इतनी परेशानी में ज़्यादा हम लोग डाल दें ताकि लोग जो हैं वो सही डिसीजन ना कर पाए, ऑप्शन ना बचे। और फिर यही बात होती है कि विकल्प ही कोई नहीं है। अब फिर एक मैसेज लोगों के अंदर जो है वो चला जाता है कि विकल्प ही कोई नहीं है, तो अब जो है सिर्फ अनिल शर्मा ही अनिल शर्मा है, तो अनिल शर्मा को ही वोट दे दें। तो इसलिए अनिल शर्मा को भी ये चाहिए कि विकल्प पैदा करें, क्योंकि अगर हमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बचाना है, डेमोक्रेटिक सेटअप को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है अगर, तो भाई साहब हम लोगों को विकल्प पैदा करने होंगे। तो सर, पिछले कई देर से मैं देख रहा था, कई सालों से आप लोग जो है कई डिमांड कर रहे हैं कि आपके जो पेंडिंग जो हैं, आपके वेजेस भी कह सकते हैं, पेंडिंग फंड्स भी हैं, जिस तरीके से 14FC की बात करें हम, या और भी MG नरेगा की बात करें, कई बार प्रोटेस्ट भी हुए हैं, कई सालों का पेंडिंग अभी तक पड़ा हुआ है, तो वो अभी तक रिलीज़ नहीं हो रहा है। क्या आपको लगता है कुछ ना कुछ उम्मीद है? देखिए, अगर आप पेंडेंसी की बात करेंगे, लाइबिलिटी की बात करेंगे, तो काफ़ी सारी लंबी चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं जी। मैं मोटे तौर पे आपको ज़्यादा ब्रीकी में नहीं जाना चाहूँगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें कहने की कोशिश करूँगा जिससे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मजबूत हो। देखिए, अनिल शर्मा मजबूत हो ना हो, ये लोगों को ये कोई लेना देना नहीं है। अनिल शर्मा जहाँ है वहाँ रहे, उससे कोई मतलब नहीं है लोगों को जो मतलब है कि इंस्टीट्यूशन जो है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, वो मजबूत होना चाहिए। जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तकरीबन 250 करोड़ से ज़्यादा लाइबिलिटी जो है MG नरेगा की पेंडिंग है, जिसके लिए हम लोग, आपको पता ही है, 8 दिन हम लोगों ने भूख हड़ताल भी की, उससे पहले मुजाहरे भी किए, सब कुछ किया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी किए, ब्लॉक्स के अंदर भी किए। एक तो वो हमारा इशू है। दूसरा, 14FC की लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है हमारी, वो अभी पेंडिंग है 19-20 की, वो भी अभी हमें जो है नहीं दी गई, और हमारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कुछ काम भी करवा चुके हैं, वो अभी तक वो लाइबिलिटी नहीं मिली। उसके बाद 15FC के लिए गवर्नमेंट ने हमें कहा, आज से 1.5 साल पहले प्लान बनाए हमने, तमाम
4190 पंचायतों ने जो है वो लोगों को बुलाया, ग्राम सभा बुलाई, वहाँ पे ग्राम सभा में प्लान जो है वो डिस्कस हुआ और लोगों की तरफ से जो काम रखे कि तो वो प्लान दे दिए। आज लोग पंचों सरपंचों को पूछ रहे हैं कि 14 FC की जो लास्ट इंस्टॉलमेंट थी 19-20 की, वो काम क्यों नहीं हुए, उसकी पेमेंट क्यों नहीं हुई। 15 FC के जो प्लान दिए थे उसके काम आपने क्यों नहीं करवाए। अब देखिए एक मैसेज जो है ना, तमाम जो हमारे बड़े नेता हैं वो जब जाते हैं एरियाज के अंदर, जो इलेक्टेड लोग हैं इस वक्त, जो पंचों सरपंचों से ऊपर हैं, वो कहते हैं सब कुछ पंचों सरपंचों को दे दिया जी, सब कुछ पंचायतों को दे दिया, पंचायतों को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्पावर कर दिया, फुल एम्पावर कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो लोग जो होते हैं वो सारा नजला जो है वो पंचों सरपंचों के ऊपर उतारते हैं। पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से रूरल डेवलपमेंट काम कर रहा है इस समय, और वहाँ पर कुछ वेंडर्स के जो हैं अभी तक जो है पेंडेंसीज उनकी क्लियर नहीं की गई हैं, और कहा जा रहा है ये कि वही चीज़ है जो हम लोगों ने 8 दिन जब हम लोगों ने भूख हड़ताल की थी, तो जिनका जिक्र आप कर रहे हैं वही सहवान जो है वहाँ पे भी आए थे, तो हमें कह रहे थे कि वहाँ क्यों बैठे हो आप, वहाँ क्यों बैठे हो आप। तो अब लोगों को पता है, ये सारी चीज़ें पता है लोगों को कि अब वो क्या कह रहे हैं। और आज से 1 साल पहले जब हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे तो वहाँ पे आके उनका क्या रोल रहा था, उल्टा वो आए और अपने साथ 100-200 लोगों को बाहर निकाल के ले गए। तो इसलिए पॉलिटिक्स के अंदर बड़ी मैच्योरिटी चाहिए। पॉलिटिक्स के अंदर ये मैटर नहीं करता कि आप एक बार MLA बन गए, 2 बार बन गए, मंत्री बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, अगर आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है ना तो आप कुछ नहीं हो। अगर मैच्योरिटी है तो आप सब कुछ हो। तो इसलिए लोग देखते हैं कोई भी चीज़ करने से पहले उस वक्त हो सकता है उन्होंने अपनी पार्टी को खुश करने के लिए कुछ जे हमारे उस जो हमारी भूख हड़ताल थी उसको सेपरेटाइज करने के लिए जो है वो कुछ किया होगा, स्टंट किया होगा, तो वो सक्सेसफुल नहीं हुए वो, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन ये है कि ये चीज़ें जो होती है नहीं करनी चाहिए। ये इंसान को हमेशा देखना चाहिए कि जो गरीब लोगों का पैसा जो है, अगर हम गरीब लोगों की मदद नहीं कर सकते तो हमें गरीब लोगों को तोड़ने का भी कोई हक नहीं है, अगर उनका हक मारने का भी कोई हक हम लोगों को नहीं है। तो इसलिए जहां जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पंचायत के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, मेरी ये मांग है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ मान और सम्मान चाहिए, सिर्फ मान और सम्मान चाहिए। हम कभी नहीं, हम लोगों ने इसलिए कोई जंग लड़ी, कोई एजिटेशन की कि आप हमें वेतन ये करते हैं। मान और सम्मान तो ठीक है, मगर आपको याद होगा शायद DDC को और BDC वालों को ऑफिस लेने के लिए जंग लड़नी पड़ी थी, प्रोटेस्ट करने पड़े थे, धरने करने पड़े थे। तो मान और सम्मान तो ठीक है, मगर आपको लगता है कि आने वाला जो इलेक्शंस है, जिस तरीके से यहाँ पर जब असेंबलीज़ बनेगी, MLAs बनेंगे, वो एक पुराना जो मसला है, कहा जाता था कि DDC और MLA जो हैं अब एक ही सेम क्राइटेरिया में आएंगे और आपस में क्लैश, आपको लगता है कहीं ना कहीं ऐसा क्लैश होगा? नहीं, देखिए अगर आप थोड़ा सा दिल बड़ा करके देखें, जहन बड़ा करके देखें, कोई क्लैश नहीं है इसमें। ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, ये 3 टायर सिस्टम अलग है, असेंबली का इंस्टीट्यूशन अलग है, पार्लियामेंट का इंस्टीट्यूशन अलग है। क्या पार्लियामेंटेरियन में और MLA में कोई क्लैश होता है? नहीं होता। कहीं ऐसा नहीं हो कि MLA के हाथ से जो है वो, क्योंकि ग्रास रूट पे जो लोग होते हैं वो MLA के साथ जुड़े होते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, MLA का काम है कानून साजिया में बैठकर कानून बनाना। MLA का काम नहीं है कि किसी का पोल लगाना, किसी की गली बनाना, किसी का ट्रैक्टर रोड बनाना, किसी को आयुष्मान के कार्ड बांटना। मतलब आज तक तो यही होता है। जी अब मोदी साहब कर रहे हैं ना, चेंज करने के लिए आ रहे हैं। अब वो धीरे धीरे सब चेंज करेंगे, वो ऐसी चीज़ नहीं है। अब वो हथौड़ा मार रहे हैं, आस्ता हथौड़ा मार रहे हैं वो। अब मोदी साहब का ये नहीं है ना कि वो एकदम से जो है वो हथौड़ा मारे, वो धीरे धीरे हथौड़ा मारते हैं और जहाँ तक उनको पहुँचना होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, और जिनको उन्होंने जहाँ तक पहुँचाना होता है उनको भी पहुँचा देते हैं वहाँ तक। तो इसलिए जो मेंबर असेंबली है उसका काम है कानून साजिया में बैठकर कानून बनाना, और वो कानून सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना IAS IPS ऑफिसरों के द्वारा। जी उनका काम है। पार्लियामेंटेरियन का काम है पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी स्कीमें हैं वो ग्रास रूट तक पहुंचाना। पंचों सरपंचों का, BDC DDC का ये काम है जो कानून
मेंबर असेंबली बनाते हैं, जो पार्लियामेंटेरियन बनाते हैं, उनको ज़मीन पे उनकी मदद करना, वो कानून उतरें, वो स्कीमें सारी ग्राउंड पे उतरें, उनकी मदद करना, उनकी हेल्प करना। तो सबसे पावरफुल तो इस समय जो होगा फिर वो तो फिर ग्रास रूट पे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है सरपंच होगा, बीडीसी मेंबर होगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर पूरे इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, हमारी असेंबली और पार्लियामेंट, तीनों सभाओं में सबसे अगर ज़्यादा पावरफुल है तो वो ग्राम सभा है। सबसे बड़ी है जो है वो ग्राम सभा है। मैंने पहले भी कई मरतबा कहा है कि ग्राम सभा को एम्पावर करें, ना कि पंच और सरपंच को एम्पावर करें। पंच, देखिए मैं आज सरपंच हूं, कल हो सकता है मैं इलेक्शन ना लड़ूं, मैं सरपंच ना बनूं। ये मैटर नहीं करता है कि अनिल शर्मा सरपंच बने या ना बने, ये मैटर करता है कि अनिल शर्मा जिस चेयर पे बैठा है वो चेयर क्या फुल एम्पावर्ड है या ना है। मेरे बाद कोई भी आए, मैं चाहता हूं कि कोई भी पंच और सरपंच बने, कम से कम उसको अच्छी पावर होगी, हाँ। मतलब इतना उसको उसके लिए रास्ते इतने खुले हों कि वो कम से कम लोगों का भला कर सके। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्राम सभा को एम्पावर करना। जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर ग्राम सभा एम्पावर हो जाएगी, पूरे अधिकार ग्राम सभा को मिल जाएंगे, उस दिन तमाम पॉलिटिकल जो लोग हैं ना, जितने भी लोग, वो सारे के सारे ग्राम सभा के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। ये मेरा दावा है। और दूसरा, ग्राम सभा के अंदर मेंबर कौन रहता है? जितने हमारे वोटर होते हैं उस पंचायत के, अगर 2000 वोटर है तो 2000 का 2000 उसका मेंबर है। हम ये चाहते हैं कि जो भी डिसीजन हो वो ग्राम सभा के थ्रू होना चाहिए। डिसीजन ग्राम सभा करे, इंप्लीमेंट पंच सरपंच करें, उस चीज़ का मज़ा है। तो सर आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से कल एलजी साहब कह रहे थे कि पल्ली विलेज में जो डेवलपमेंट हुई है, बाकी जो एरियाज़ रह गए हैं, जिस तरीके से बाकी पंचायतें रह गई हैं, क्या आपको लगता है कि उस तरीके का रोड मैप वहाँ पर भी जाना चाहिए? क्योंकि एलजी साहब ने ये कहा है कि बाकी लोगों को अब डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों के भी एरियाज़ को डेवलप इसी तरीके से किया जाएगा। देखिए, पहली बात तो मैं जो कह दूं आदरणीय हमारे एलजी साहब जो हैं उनसे, कि हम लोग कोई डिमोरलाइज नहीं हुए, तमाम पंचायतों को लोग कोई डिमोरलाइज नहीं हुए। हम तो खुश हुए हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल जो है हमारा नेशनल पंचायती राज डे जो है, वो उसको मनाने के लिए जम्मू के अंदर मंदिरों के शहर और बड़ी ब्राह्मणा ब्लॉक के अंदर पल्ली पंचायत में आ रहे हैं। ये तो हमारी खुशकिस्मती है, हम क्यों डिमोरलाइज होंगे? और हमें आशा जो है, होप जो है वो बढ़ गई है कि वैसे ही जैसे आपने खुद एलजी साहब ने खुद ही कहा कि ऐसे ही जो है वो बाकी पंचायतों के अंदर भी ऐसे ही जो है वो डेवलपमेंट की जाएगी। तो ये एक मॉडल उन्होंने दिखाया है पूरे देश को, पूरे देश भर की 5 लाख से ज़्यादा पंचायतों को उन्होंने एक मैसेज दिया है कि भाई ऐसी पंचायतें पूरे भारत के अंदर बनेंगी। और अगर जम्मू कश्मीर से शुरुआत की है तो हम लोगों के लिए तो खुशी की बात है। इसलिए इसमें डिमोरलाइज होने वाली कोई ऐसा इशू नहीं है। और हम लोग ढोल नगाड़ों के साथ जाएंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने 24 अप्रैल को पल्ली पंचायत के अंदर, और तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी 40,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं सारे के सारे उस दिन जाएंगे और प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। तो सर एक बात और, आपने बोला था कि हर पंचायत में अब चौकीदार होना चाहिए, माली होना चाहिए, इस तरीके की बात भी आप कर रहे थे। हाँ, देखिए ऐसा है कि जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पास, मैंने पहले ही कहा कि 4800 से ज़्यादा पंचायतें हमारी हैं, और इस वक्त जो है जितनी पंचायत घर जो बने हैं वो पंचायत घर जो है ज़मीन, जिन लोगों की ज़मीन पे बने हैं, वो पिछली सरकारों ने ये कहा था कि जहाँ जो शख्स ज़मीन देगा अपनी, उसको उसके घर के सदस्य को वहाँ पे माली कम चौकीदार का जॉब जो है गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट पिछले काफ़ी सारे सालों से जो है पंचायत घर बने, लोगों ने ज़मीनें भी दी, और ज़मीनें, सबसे बड़ी बात है, लोगों ने ज़मीनें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के नाम भी कर दी गई हैं। रजिस्ट्री जो है म्यूटेशन जो है, वसीका जो है वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के नाम कर दिया गया है कोर्ट के ज़रिए। और लेकिन अनफॉर्चुनेट उन गरीब लोगों को जिन्होंने अपनी ज़मीन दी, अपनी विरासत में से ज़मीन दी, अपनी मलकियत ज़मीन दी, उन लोगों को जो है अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई। और क्योंकि ये माली कम चौकीदार पंचायतों के साथ जुड़ा है, हमारा एक हिस्सा है,
हमारे ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एक अंग है, तो इसलिए अगर हमारे किसी अंग को दर्द होगी, पीड़ा होगी, तो तकलीफ़ हम लोगों को भी होगी। इसलिए मेरी अपील है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगे और आदरणीय हमारे एलजी साहब जो है मनोज सिन्हा साहब, उनके आगे कि माली कम चौकीदार जो है हमारे, उनके लिए भी सोचा जाए और उनको भी जो है, जो आपने वादा किया है, जो आपने एसआरओ निकाले हैं, जो आपने ऑर्डर निकाले हैं, उनके ज़रिए उनको जो है वहाँ पे एड लिस्ट कम से कम उनको जो है उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगवाई जाए और साथ ही साथ उनको जो है सैलरी जो है, जो बकाया राशि है वो भी दी जाए और सैलरी जो है, जो आज की डेट में एज ए डेली वेजर आप सैलरी दे रहे हो, उनको भी एज ए डेली वेजर आज की डेट में उनको पंचायतों के अंदर रखा जाए, ताकि जितने भी प्रोग्राम होते हैं पंचायतों के अंदर माली कम चौकीदार पूरा अपना रोल वहाँ पे अदा करते हैं। तो वो गरीब लोग हैं और बड़े मजबूर लोग हैं, उनके बारे में भी जो है वो सोचा जाए। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा, और पूरी बात हो रही थी पल्ली विलेज में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को आ रहे हैं। आप इस इंटरव्यू को ज़रूर देखिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सजेशंस भी दीजिएगा। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।